हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी सभी को। सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए टाइमली प्लीज। ऑडियो वीडियो वीडियो तो अभी नहीं आ रही होगी, ऑडियो क्लियर है। गुड इवनिंग जी सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं जी सभी? क्या हो गया है मैम आज? नहीं, एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट हो गई क्लास ज्वाइन करने के लिए। हुआ तो कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। कैमरे सेट कर रही थी, टैब लगा रही थी, तो उस वजह से वीडियो ऑफ रखी थी। ओके, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। यूनिट 9 चल रहा है जी आप लोगों का, पीपल एंड डेवलपमेंट, पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और यूनिट 9 में हमने काफी कुछ चीजें कवर कर ली है, काफी टॉपिक कवर कर लिए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ के साथ आज हम करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। ओके जी। ओके, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। और पीडीएफ आज मिल जाएगी आप लोगों को पीपल एंड डेवलपमेंट की, बट मिलेगी 10 बजे के बाद। जो यूट्यूब पर क्लास हुई थी ना कल हमारी, उसकी भी मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है फिलर फॉर्म पर। टेलीग्राम चैनल जो है ना यूजीसी नेट फिलर फॉर्म का, उस पर मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है। मिल गई आप सभी को। और आज भी मेरी क्लास है 9 PM। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 वाले। ओके जी। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। पीडीएफ का तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि शाम को मिल जाएगी आपको 10 बजे के बाद पीडीएफ आज ही। रिन्यूएबल एंड ग्लोबल वार्मिंग वाला, ठीक है, ये मिल जाएगा। यस मैम, मिल गई है। ओके जी, ओके ओके ओके। मैम कॉम्प्रीहेंशन की पीडीएफ कब मिलेगी? कॉम्प्रीहेंशन चाहते हो कि और करवाऊं आपको, कि उतना काफी है जितना करवा दिया है? फिर संडे को मिल जाएगी उसकी, क्योंकि एक और पैराग्राफ था जो मैं चाह रही थी कि आपको करवाऊं, बट ठीक है। वही है ट्रिक तो आपकी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी वैसे भी। संडे तक दे दूंगी उसकी, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की संडे तक मिल जाएगी। ओके, करते फिर क्लास को स्टार्ट। और कोई डाउट किसी का? यस मैम, और क्या दीजिए? ओके, गुड इवनिंग सुनीता पाल जी। चलो जी। ओके, मुझे बताओ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं आपके? टाइप्स पूछ रही हूँ मैं इस टाइम, टाइप बताना, रिन्यूएबल के टाइप्स बताओ। मैम जो एमसीक्यू की पीडीएफ है वो आपको मिल गई है उस पे, यूजीसी नेट जो टेलीग्राम का चैनल है ना फिलर फॉर्म का, उस पे सेंड करती हूँ वो मैंने सेंड कर दी है उसी पे। और आज वाली पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी क्लास के बाद। टीचिंग एप्टीट्यूड जो करेंगे 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और कुछ पूछना है? ठीक है, काफी ज्वाइन हो चुके हैं, अभी काफी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। क्या मैसेज आपका? आपके लिए एक शेर, आपका दीदार है जरूरी है, आपका प्यार भी जरूरी है, शादी के बाद भूल ना जाना मैम, क्योंकि हमारे लिए आपका एतवार ही जरूरी है। किसने बोला है? मिस अफरीन ने। सन वाटर अनलिमिटेड। थैंक यू जी मिस अफरीन जी, नहीं भूलते जी आप लोगों को। रिन्यूएबल सिर्फ एक ही अंजलि को ही आता है, बाकी नहीं आता है किसी को? सन वाटर अनलिमिटेड, विंड, विंड कहाँ गया? सोलर विंड, जियोथर्मल, ये टाइप्स पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिर वहां पे जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल को मिक्स कर देना फिर, ठीक है। मोस्ट पॉल्यूटेंट है, हाँ जी ठीक है। न्यूक्लियर, ऑयल, ठीक है जी। ऑयल, ऑयल, हाँ ऑयल में आपका पेट्रोल और डीजल आ गया। और कौन सा है आपका? सोलर विंड, जियोथर्मल, ओके। बायोमास, हाँ जी। नेचुरल गैसेस नॉन रिन्यूएबल में, हाँ नेचुरल गैसेस नॉन रिन्यूएबल में आएगी, जैसे कि आपकी मीथेन, प्रोपेन है ना, वो वो आएगी आपकी
नेचुरल गैसेस में मीथेन गैस होगी जो ऑर्डरलेस और कलरलेस होती है, ये एग्जाम में पूछा गया था। मीथेन, इथेन, बुटेन एंड प्रोपेन, ये आपकी नेचुरल गैसेस। ओके जी, ठीक है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स अनलिमिटेड, नॉन रिन्यूएबल ऑयल पेट्रोलियम अनलिमिटेड, हाईली हार्मफुल। हाँ जी, ठीक है जी, ओके ओके गुड। ज्यादा पॉल्यूटेंट है सॉइल, ऑयल, एयर, वाटर। हाँ जी। हाइड्रो हाइड्रो वो हाइड्रो पावर, ठीक है। चलो जी, ये हमारा हो गया था। एनर्जी 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 का मीनिंग क्या था वैसे? हाइड्रो पावर। यहाँ पे मुझे कुछ बताना था जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक होते हैं आपके टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर, ठीक है। ये लिख लेना साथ में। सभी थम्स अप दे दो, क्लास को स्टार्ट कर दिया बस मैंने। जो भी आप चाहते हो, हाँ ठीक है, आपको आता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल वाला, ठीक है, क्लियर है जी आप लोगों को, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अभी मुझे ये करो, सभी थम्स अप दे दो। मूवमेंट, हाँ, एनर्जी का मतलब क्या है? मूवमेंट। जब मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट का होना जरूरी है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तक जाना, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स ये बताने थे मुझे, क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में, तो मे भी ये पूछा जा सकता है और भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ, टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। इंपॉर्टेंट है इसीलिए करवा रही हूँ। एक हो गया आपका लार्ज, स्मॉल एंड मिनी एंड माइक्रो। मिनी, मेरी इमेज के पीछे तो नहीं हो जाएगा? वी वॉन्ट शेयर है, हाँ जी, मिनी एंड माइक्रो, ठीक है। अब जो लार्ज टाइप के आपके ये हाइड्रो पावर प्लांट्स है, ये अबव हो जाएंगे आप लोगों के 10 to 30 मेगावाट, ठीक है। ओके, 10 to 30 पूछा गया एग्जाम में, इसलिए करवा रही हूँ। और स्मॉल वाले हो जाएंगे आपके 1 MW2 आप लोगों का 10 to 30 मेगावाट, ठीक है, 10 to 30 मेगावाट। और मिनी वाले हो जाएंगे आप लोगों के 100 किलोवाट एंड 1 मेगावाट। और माइक्रो हो जाएंगे जी आप लोगों के, मेरी इमेज के पीछे तो नहीं आ गया? तो कोई यहाँ पे लिख लेते हैं माइक्रो। माइक्रो हो जाएगा आपका 1 to 100 किलोवाट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। लार्ज वाला पूछा गया है, 10 to 30 मेगावाट अबव, ठीक है, अबव 10 to 30 हो जाएगा आपका। ये पूछा गया आप लोगों से एग्जाम में, स्मॉल 1 मेगावाट टू 10 to 30 मेगावाट। क्लियर है, पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए देख लेना इसको एक बार। क्लियर है जी सभी को? हाँ जी, ये बताना था। बायो एनर्जी हमारा हो गया था, नॉन रिन्यूएबल भी हमारा हो गया था, और ये हमारा ऑल न्यूक्लियर ऑयल नेचुरल गैस, ये भी हमारा हो गया था। ग्लोबल वार्मिंग यहाँ से स्टार्ट करना है जी आज हमने, ग्लोबल वार्मिंग से। ओके, ग्लोबल वार्मिंग से स्टार्ट करना है आज हमने। मैम एक बार और देखिए, दिखाए, हो गया था मेगा कल ये ना, कोल, न्यूक्लियर, ऑयल एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हो जाएगी आपकी मीथेन, प्रोपेन, बुटेन और ये वाली इथेन वाली, ठीक है। ये नेचुरल गैसेज है आप लोगों की। ऑयल में आपका वो पेट्रोल डीजल आ जाएगा। कोल तो पता ही है फिर आप लोगों को क्या होता है, उसको कोल को बर्न करने से जो एनर्जी आती है, हीट जो आती है मिलनी, ठीक है। लो जी, बाकी कल कर लिया था हमने ये, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं। मेगा कल कर लिया ये सारी चीजें ना, कल कर लिया तो देख लेना एक बार ना आप। यही पीडीएफ है सेम जो कल की थी, वो यही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। सभी थम्स अप दे दो। ग्लोबल वार्मिंग न्यू टॉपिक है आज हमारा, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आपका हो चुका है। और आपका और कौन सा किया था हमने इससे पहले? पॉल्यूशन वाला कर लिया हमने, और ठीक है, पॉल्यूशन वाला भी हो चुका है आप लोगों का। तो आज हम करेंगे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस, देखते हैं कितना एक होता है हमारा, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। ओके गुड। अब ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है? ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग का मतलब आपको पता है हीट, ठीक है। वार्म का मतलब क्या होता है आपका? हीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है कैसे? द फिनोमेना ऑफ स्नो एंड
स्लो सॉरी पृथ्वी की सतह के निकट तापमान में धीमी और क्रमिक वृद्धि की घटना को ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। पिछले 1 या 2 शताब्दियों में यह पैटर्न देखा गया है। इस अभूतपूर्व परिवर्तन से पृथ्वी की जलवायु परिस्थितियां बदल गई है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग का विचार अभी भी बहस का विषय है। वैज्ञानिकों ने इस विचार का समर्थन करने के लिए सबूत प्रस्तुत किए हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही ये है कि जो पृथ्वी का तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, ज्यादा गर्मी होना, ज्यादा हीट होना, उसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ग्लोबल वार्मिंग हैज अ नंबर ऑफ कॉजेज दैट आर हार्मफुल टू पीपल, प्लांट्स और एनिमल्स। ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हैं जो लोगों, पौधों और जानवरों के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हीट बढ़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक हो जाएगा, पौधों के लिए हानिकारक हो जाएगा और जानवरों के लिए भी हानिकारक हो जाएगा। ये कारक मानवीय गतिविधि का परिणाम हो सकते हैं। मानवीय गतिविधियां मीन्स की आपकी ह्यूमन मेड एक्टिविटी होगी, जिसको एंथ्रोपोगेनिक बोला जाता है, एंथ्रोपोगेनिक, या प्राकृतिक हो सकते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मानवीय गतिविधियां भी हो सकते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के हानिकारक प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। अब देखो नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है। मानव निर्मित और प्राकृतिक कारण भी है, ये पहले भी बता दिया मैंने। ठीक है, क्या क्या कॉजेज है इसके जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की चुनौतियां, मुद्दों और संभावित समाधानों को समझने में सक्षम होने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के विभिन्न मानव निर्मित और प्राकृतिक कारण के बारे में विस्तार से सीखना आवश्यक है। इसका एक विस्तृत अध्ययन नीचे दिया गया। अब देखो, अब कौन कौन से कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा आपको कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का मैन मेड कॉजेज। ग्लोबल प्लस वार्म, ग्लोब वार्म हो गया। हाँ जी, ग्लोब क्या है, जो आपकी पृथ्वी है वो गर्म हो जाना। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा होनी, हीट बहुत ज्यादा होना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जिसके कारण आपके क्लाइमेट पे असर पड़ेगा, जिसके कारण ह्यूमन बींग पे असर पड़ेगा, पौधों पे असर पड़ेगा और आपके जानवरों पर असर पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, और वो कैसे होगा। मैन मेड कॉजेज क्या रहने वाले हैं, मानव जाति द्वारा जो कारण उत्पन्न किया गया है उसे मानव निर्मित कारण कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कई मानव निर्मित कारण जिम्मेदार है। दशकों और सदियों तक इन कारणों के लगातार अभ्यास से सही स्थिति सामने आई है। निम्नलिखित अनुभाग में सभी मानव निर्मित कारणों की गणना की गई है। अब डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। ठीक है, ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत क्या है आपके, क्या है ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत, आपके पेड़। ठीक है, वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और ऑक्सीजन को बाहर निकालकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। विभिन्न घरेलू और व्यावसायिक ये नष्ट किया जा रहा है इसके पर्यावरण में। यहाँ पे इमेज है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स की वनों की कटाई होगी तो भी क्या हो जाएगा आपका, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होगा, वनों की कटाई ज्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। सेकेंड आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो मनुष्य एयर कंडीशनर और फ्रीजर के अत्यधिक उपयोग के माध्यम से पर्यावरण में CFC ला रहा है, जिसका वायुमंडल में ओजोन परत पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है आपका, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू द एक्सेसिव यूज ऑफ एयर कंडीशनर एंड फ्रीजर्स में होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था जो CFC है ना आपकी, CFC पूछा गया था एग्जाम में कि ये कहाँ होती है, और आंसर आना था आपका रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर। ठीक है, विच हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर, ये वाला ओजोन लेयर, ओजोन परत पर प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य की हानिकारक पैरागैमनी किरणों से बचाती है, मीन से अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ओजोन परत को पतला करके और पैराबैंगनी प्रकाश के लिए जगह बनाकर CFC ने पृथ्वी का तापमान बढ़ा दिया है। मीन्स अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं आपके ह्यूमन मेड एक्टिव मैन कोजेज, जितने भी है मैन कोजेज ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ये सारी ह्यूमन मेड एक्टिविटी है कहीं ना कहीं। ठीक है, वनों की कटाई कर दोगे तो भी फिर आपके इस पे ग्लोबल वार्मिंग पे फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी आप लोगों की। और नेक्स्ट देखो, हैवी यूजेस ऑफ ऑटोमोबाइल। अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो ये होते हैं जो आपके व्हीकल्स, जितने ज्यादा आप व्हीकल्स को यूज करोगे उससे भी क्या होगा आपका, बेहद कम दूरी पर भी कार का उपयोग करने से विभिन्न प्रकार के गैसीय प्रदूषक पैदा होते हैं। जो ऑटोमोबाइल में जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है, मीन्स पेट्रोल और वो डीजल जब जलता है तो बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहर वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। अगर हम देखें तो बार बार एक ही बात बोल रहा, तापमान बढ़ना मीन्स की टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और ग्लोबल का मतलब ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये टेम्परेचर का इंक्रीज होना। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग में पढ़े, टेम्परेचर का इंक्रीज होना है ग्लोबल वार्मिंग का मतलब।
राइज इन पॉपुलेशन मोर, अधिक व्यक्तियों का सांस लेना जनसंख्या में अधिक लोगों के बराबर है। परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडलीय सांद्रता बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिकरण की शुरुआत के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में नाटकीय वृद्धि हुई है। उद्योगों के हानिकारक उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होती है, मीन्स की जो इंडस्ट्रीज बनाई जाती है, जो वहां से वो धुआं निकलता है ना, जैसे हम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो उससे धुआं मिलता है वो हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाता है, जिससे क्या होता है, हीट हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे। ठीक है, हाँ जी। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, सीएफसी, एसी रेफ्रिजरेटर। हाँ जी, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मोहम्मद जी। ठीक है, अब जो दिल्ली में भी ई व्हीकल पर सब्सिडी दे रही है। अच्छा, अगर मान लो जो आप बोल रहे हो ना, ई व्हीकल की बात कर रहे हो, तो क्या यहाँ पर एनर्जी का यूज होगा? यहाँ पे एनर्जी का यूज होगा? हाँ, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि पहले क्या होगा, ये एक बैटरी टाइप होगी और वहां पे सारी एनर्जी को सेव कर लिया जाएगा, मीन सारी ऊर्जा को सेव कर लिया जाएगा, फिर ही वो उस ऊर्जा को चलाएगा। ठीक है, उस ऊर्जा के थ्रू फिर ही आपकी जो गाड़ी है वो चलेगी, मीन्स की सेव करके फिर जाके मूवमेंट होगी। ओके। नेचुरल कॉजेज क्या, कौन कौन से आप लोगों के? निरंतर प्राकृतिक घटनाओं के कारण जो कारण उत्पन्न होता है उसे, ये तो थे हमारे ह्यूमन मेड जो अभी तक पढ़े हमने। अब देखते हैं नेचुरल कॉजेज कौन कौन से हैं। उसे प्राकृतिक कारण कहा जाता है। प्राकृतिक कारण आमतौर पर मानव जाति के प्रभाव के बिना जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप। अब देखो, आपसे ना मैन कॉजेज मीन्स की ह्यूमन मेड कॉजेज पूछा जा सकता है, ठीक है, और आप लोगों से नेचुरल कॉजेज पूछा जा सकता है, और आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग होने के क्या क्या कारण है। और ऐसे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि राइज इन पॉपुलेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड आप लोगों का वो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरे वो वनों की कटाई, ऐसे करके ऑप्शन ऑप्शन में दिया जा सकता है आप लोगों को। तो फिर आपको ए बी सी डी करके ऐसे ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए ये करवा रही हूँ, आना चाहिए आपका। प्राकृतिक कारण कौन कौन से? वोल्केनोज, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वाला, यहाँ पे देख लो इमेज। वार्मिंग के प्राथमिक प्राकृतिक कारणों में से एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी विस्फोटकों से आसमान में धुआं और राख निकलती है, जिसका जलवायु पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही है कि टेम्परेचर बढ़ना, हीट हो जाना। फिर फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। जंगल की आग और आग से बहुत सारा धुआं निकलता है जिसमें कार्बन होता है, और एक इन गैसों के वायुमंडल में उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जंगल की आग, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जी, इसको इजी मत लो कि हाँ ये तो हमने पढ़े, मीन्स के ऐसा इजी सा लग रहा है, बट वहां पे कंफ्यूज करेगा ना फिर। एक है आपका परमाफ्रॉस्ट, ये क्या हो गया? एक मिनट वेट करना। परमाफ्रॉस्ट, ये है जी आपका एक, ये पृथ्वी की सतह के नीचे, एक मिनट फुल स्क्रीन कर ली जाए। इनके नेम आ सकते हैं आप लोगों को, जंगल की आग एक और बार मैम। जंगल में जो आग लग जाती है ना, उसके कारण भी क्या होता है कि धुआं जो उस आग से निकलता है, तो वो भी तो हीट ही होती है, हीट ही होती है वो भी। ठीक है, हीट होती है ना वो, जब जंगल में आग लगेगी तो उससे जो धुआं निकलेगा वो क्या होगा? हीट होगा, और वो हमारे एनवायरमेंट में जाएगा, तो एनवायरमेंट में जाएगा, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा उससे। मीन्स की जो हमारा ग्लोब है वो गर्म हो जाएगा। पृथ्वी होती है ना ग्लोब, वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। वार्मिंग मीन्स गर्म। ठीक है, पृथ्वी गर्म हो जाएगी, जो वो धुआं निकलेगा जंगल की आग से। ओके, पृथ्वी की सतह के नीचे परमाफ्रॉस्ट, जो जमी हुई मिट्टी है, जो लंबे समय से परिवेशी गैसों में फंसी हुई है, यो ग्लेशियरों में पाया जा सकता है। जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो गैसें वापस वायुमंडल में छोड़ी जाती है। वाटर वेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होता है? ये होता है हमारा वाटर। ठीक है, अब वाटर वेपर क्या होता है? आपका वाष्पीकरण, जब पानी का वाष्पीकरण होता है। आपने कभी गर्म पानी देखा है? गर्म पानी में जो ऊपर को वो भाप से निकलते हैं, ठीक है, ये सपोज हमारे पास गर्म पानी, और जो इसके भाप से निकलते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये वायुमंडल में जा रहे हैं, ये भाप। ठीक है,
ये सारे भाप कहाँ जा रहे हैं, वायुमंडल में जा रहे हैं, तो ये भी हमारे जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस में भी आपका वाटर वेपर। ओके जी। और वाटर वेपर की अगर मैं बात करूं तो फॉग हो गया आपका, वो भी वाटर वेपर में आ जाता है, मिस्ट वाटर वेपर में आ जाता है, फ्रॉस्ट वाटर वेपर में आ जाता है, स्नो वाटर वेपर में आ जाता है, जब पानी का वाष्प होता है। और ठीक है, ये वाटर वेपर जो है ये गैस है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि वाटर वेपर क्या है, ये गैस है कि मीन्स ऐसा करके कुछ पूछा गया था कि वाटर वेपर क्या है, तो ये गैस है। ठीक है, ये गैस है, इसका कुछ पूछा गया था अल्टरनेटिव कि वाटर वेपर गैस है कि कुछ और दिया था, लेकिन ये गैस है। ठीक है, गैस हो जाएगा। अब सन की जो हीट आती है उसे वह ऑब्जर्व करता है, वाटर वेपर। और कैसा होता है, ड्यूरिंग समर वाटर गोज अप इनटू द एयर एज वाटर वेपर। जब समर में क्या होता है, जो पानी होता है ना वो एयर में चला जाता है, पानी ऐसे भाप सा बनकर एयर में चला जाता है, तो उसको भी वाटर वेपर बोला जाता है। वाटर इज हीटेड इनटू चेंज इनटू अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर। when water is heated when water is heated it change into a gas called water vapor। वही बात जो मैंने पहले बोली थी कि जब पानी गर्म होगा, जो इसके ये भाप भाप से होंगे ना, ये गैस में बदल जाएंगे फिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मोमो खाना बंद करो, ग्लोबल वार्मिंग से बचो और हेल्थ भी बचाओ। मैं प्लीज इंग्लिश में उर्दू के स्टूडेंट हूँ, हिंदी नहीं आती। ओहो चौधरी जी, अच्छा। वन टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, पहली बार किसी ने बोला इंग्लिश में, नहीं तो हमेशा मुझे बोलते हैं मैम हिंदी में, मैम हिंदी में, मैम हिंदी में। वन टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज वाटर वेपर। वाटर वेपर वो होता है ना कि जब हम पानी गर्म करते हैं, जो पानी से वो हीट निकलती है ना, वो भाप सा निकलता है। ठीक है, हीट निकल, जब गर्म पानी होगा तो उससे जो भाप से निकलेगा उसको वो गैस बनती है। ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट में भी ऐसा होता है। मान लो समर में क्या होता है कि पानी देखा होगा आप लोगों ने, और समर में जैसे मान लो धूप लगेगी उस पानी में, तो वो पानी क्या होगा, वो ना एयर में उड़ जाता है ऐसे करके। जो उसके भाप होते हैं, बोलते नहीं कि अगर बहुत ज्यादा धूप लगेगी ना, बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, सूखा पड़ता है। क्यों पड़ता है सूखा, क्योंकि वो जो सारा पानी है ना वो उड़ जाता है एयर में। अगर धूप ही धूप लगे, कंटिन्यू धूप लगे, बारिश ही ना हो, तो वहां पे सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट चीज को बोला जाता है। As the earth temperature rises, more water from water bodies occurs and stay in the atmosphere, contributing the global warming। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, और ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, पूछा गया एग्जाम में। अब ग्लोबल वार्मिंग के अगर हम इफेक्ट्स की बात करें, हाँ थर्मल पावर में भी होता है, हाँ जी। ग्लोबल वार्मिंग के अगर हम, थर्मल भी आपका गर्म ही होता है ना। ये कर लेना, जो जियो थर्मल है, थर्मल है, इनको सबको कर लेना डिटेल में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ग्रीन हाउस गैसेस होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, डिटेल में करना। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हो गया, एसडीजी एमडीजी हो गए, ये सारे डिटेल में करना, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से डेफिनेटली। ओके जी। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या क्या है। Global warming प्रभाव, there are several adverse effects of global warming that have hindered the conventional functioning of the earth over the years. These effects have now become persistent, and the impact of these effects in the following section, adverse effect global warming। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कई प्रतिकूल प्रभाव है जिन्होंने वर्षों से पृथ्वी के प्रारंभिक, ठीक है इसको रहने दो। एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर, ये तो सबसे पहला प्रभाव है, क्या होता है, तापमान में अत्यधिक वृद्धि होना। और किस कारण होती है ये तापमान में अत्यधिक वृद्धि, जितने भी हमने अभी कॉजेज पढ़े हैं उन वजह से तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है। हाँ जी, ठीक है सुनीता पाल जी। ठीक है, अभी क्या क्या कॉजेज पढ़े, कोई बताएगा मुझे क्या क्या कॉजेज पढ़े अभी हमने, जिससे जो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, और जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मीन्स हमारा ग्लोब है वो गर्म हो रहा है, किस वजह से, क्या क्या कारण थे। एक ह्यूमन मेड था आपका, और एक नेचुरल कॉजेज थे। एक एक दो दो बता दो जल्दी से, एक एक दो दो बता दो, ह्यूमन मेड वाला भी बता दो, मैन मेड वाला भी और नेचुरल
नेचुरल भी बता दो, ओनली एक एक दो दो। नहीं, मैन मेड में कौन सा था वो बताओ। वॉल्केनो तो आपका ये है ना, नेचुरल है वॉल्केनो। मैन मेड नेचुरल, ठीक है, मैन मेड और नेचुरल क्या क्या था। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेरी गुड। पॉपुलेशन इंक्रीज, वेरी गुड। मैन मेड, हाँ, डिफॉरेस्टेशन, वेरी गुड। ज्वालामुखी, वेरी गुड। हाँ ठीक है। मंगल की आग की जंगल की आग, और जंगल जंगल में आग, और वनों की कटाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। हाँ, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर किन किन कारणों से हुआ वो हमने पढ़ लिया है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप दुनिया का तापमान नाटकीय रूप से बढ़ गया है। The temperature of the world has risen dramatically as a result of global warming. The Earth temperature has increased by 1 degree since 1880. As a result, there has been increase in a glacier melting, which has raised the sea level. अब ग्लेशियर कब मेल्ट होगा? आपको पता है ये जो ग्लेशियर मेल्ट होगा कब होगा? जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तभी ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होंगे, नहीं तो मेल्ट क्यों होंगे फिर? ठंड में आपको पता है, ठंड में तो चीजें जमती है, लेकिन गर्मी में क्या होता है? गर्मी में चीजें मेल्ट हो जाती है। क्लियर है? The after effect for coastal area could be catastrophic, कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक। अब यहाँ पे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप दुनिया का नाटकीय रूप से बढ़ा। 1880 के बाद पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री से बढ़ गया। ये इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री से बढ़ गया, ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में। परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघलने में वृद्धि हुई है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ गया है। अब जैसे जैसे मानो आपके ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो समुद्र का स्तर होगा वो ग्लेशियर पिघल कर समुद्र में ही तो जाएंगे, क्योंकि पानी पानी, समुद्र का मतलब भी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? समुद्र का क्या मतलब होता है? जो पानी से भरा हो। ठीक है, तो जो ग्लेशियर पिघलेंगे वो कहाँ जाएंगे? समुद्र में जाएंगे, तो समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा तो बाढ़ के खतरे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? बाढ़ आने के खतरे बढ़ जाएंगे। तटीय क्षेत्रों में इसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी हो सकते हैं। ओके जी। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें जितनी भी चीजें, जो कॉजेज बताए थे, उन कॉजेज को हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा उन कॉजेज को। नहीं तो फिर क्लाइमेट चेंज और काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। अब क्लाइमेट, हाँ ये देखो, क्लाइमेट चेंज में बात ही कर रही थी। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप जलवायु परिस्थितियां बदल गई है। कुछ क्षेत्रों में सूखा और बाढ़ दोनों है। इस जलवायु संतुलन का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। अब देखो, कुछ क्षेत्रों में सूखा है, अगर बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, बहुत ज्यादा हीट होगी, तो जो पानी है, पानी का स्तर जो है वो क्या हो जाएगा? मीन्स की समुद्रों में जो पानी है, अगर कंटिन्यू धूप लग रही है तो वाटर वेपर की तरह जो पानी है वो सारा पानी एयर में, मीन्स की एयर में वो हमारे इन्वायरमेंट में वाष्पीकरण हो जाएगा, वाटर वेपर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सूखा भी पड़ सकता है। और अगर मान लो कि जैसे पहाड़ी इलाके जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल कर पानी में चले जाएंगे तो बाढ़ का खतरा है। और जो जहाँ पे नदियां नाले, नदियां है, समुंदर है जहाँ पर, वहां से जो है बहुत ज्यादा अगर ग्लोबल वार्मिंग रहेगी, बहुत ज्यादा हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा तो सूखा पड़ने का डर है। जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, वहां पे सूखा पड़ने का डर है, और जैसे बिहार हो गया तो वहां पे बाढ़ आने का खतरा है। ओके, ट्री कटना बंद करना पड़ेगा, हाँ ट्री काटना बंद करना पड़ेगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी आप लोगों की, और वॉल्केनोज होगी, ये सारी चीजें। अब इंक्रीज इन डेथ, अब डेथ इंक्रीज होगी, वो तो स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, मौतों में बढ़ोतरी। द एवरेज डेथ टोल टिपिकली राइज ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लड। ठीक है, क्या बोला था मैंने? बाढ़। ठीक है, बाढ़, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के कारण आमतौर पर मरने वालों की औसत संख्या बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसी घटनाओं से बीमारियां फैल सकती है जो मानव जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी और आर्द्रता के पैटर्न में बदलाव। और आपको एक बात बताऊं, जो हमारी ओजोन लेयर है ना, वो हमें स्किन से, मीन्स की जो स्किन कैंसर होता है उससे हमें बचाती है, मीन्स अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। तो अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना, तो अगर सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगी ना, तो फिर क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर होने का डर रहता है, स्किन कैंसर होने का डर रहता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बीमारियों का खतरा है, बाढ़ का खतरा और सूखे का खतरा है। कौन सा? एक तो सूखा पड़ सकता है किन्हीं किन्हीं जगहों में, और किन्हीं किन्हीं जगहों में बाढ़, और बीमारियों का खतरा है, बीमारियों का खतरा है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, ऑब्वियसली बीमारियां होगी।
अ थ्रेट टू द इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा। ग्लोबल वार्मिंग से मूंगा चट्टानें प्रभावित हुई है, जिसके परिणाम पौधे और जानवर, इकोसिस्टम आपको पता है पौधे और जानवर आते हैं, ठीक है, विलुप्त हो सकते हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूंगा चट्टानों की नाजुकता। अब क्या होगा कि पौधों पे भी फर्क पड़ेगा, जानवरों पे भी फर्क पड़ेगा। अगर हम ओवरऑल देखें, प्राकृतिक आवास का नुकसान, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप असंख्य पौधे और जानवर अपने आवास खो देते हैं। इस स्थिति में जीव जंतु अब कैसे खोते हैं? मान लो जंगलों में आग लग रही है, वॉल्केनोज हो रहा है, जो पौधे हैं जानवर हैं उनका भी नुकसान होगा ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज होने से। क्लियर है जी? नो वॉइस? मैम ये यूनिट कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? मंडे तक कंप्लीट हो जाएगी। गोरे लोग काले भी ओजोन लेयर इफेक्टिव होने से। वी कांट फॉलो। क्या हुआ? वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस अटक गया? नाउ क्लियर मैम। वॉइस अटक गया क्या? सभी को वॉइस नहीं आ रही है? बताओ, सभी को वॉइस नहीं आ रही है? लास्ट स्लाइड शो करिए। मैम आज वैसे पढ़ा रही हैं जैसे न्यूज चैनल में टेलीकास्ट होता है, 50 सेकंड में 50 हेडलाइन। ये इजी है तो ये हेडलाइन टाइप ही है, क्या बताऊं इसमें, और क्या बताऊं? बोलो। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, नेम से क्लियर है, प्राकृतिक आवास का नुकसान नाम से क्लियर है सारी चीजें, तो ये देखो क्या बताऊं इसमें, अब हेडलाइन टाइप ही बताना पड़ेगा, इसमें 2 घंटे थोड़ी लगा देने इतनी इजी टॉपिक में। आ रही है? ठीक है। कौन सी लास्ट स्लाइड थी? क्लाइमेट, ये क्या किया है यहाँ पे? जलवायु, अच्छा क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट, एक्सेसिव क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज इन डेथ, थ्रेट टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आपको पता ही, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, पेड़ पौधे सारी चीजें आ जाती है आपकी। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, बस। हम आपकी टोन वैसी है? अच्छा टोन वैसी है, ठीक है जी। बनना चाहूँ फिर मैं चली ना जाऊँ? ले लेगा मुझे कोई वहां पे? ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार, मीन्स सारे पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट बहुत इजी यूनिट है, बहुत ज्यादा इजी यूनिट है। मैंने जब खुद पढ़ी अब मुझे लग रहा है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा इजी यूनिट है, सबसे ज्यादा इजी अगर है कोई तो पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है, जो कि मैंने खुद अपने टाइम में बहुत कम पढ़ी थी, और अभी जब मैं पढ़ रही हूँ इसको तो लग रहा है मुझे कि ये तो बहुत ईजी थी। इवन देन आपका रिसर्च, टीचिंग और जितनी भी हमने यूनिट पढ़ी है, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। और जिनका तो ये रहेगा ना, जिन्होंने साइंस अच्छे से पढ़ी होगी अपने टाइम में, तो उनके लिए तो और भी अच्छा है। हम तो चलो कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे, तो साइंस थी नहीं हमारे पास। वार्मिंग टेम्परेचर, इंक्रीज क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, हाँ ये ना आपको आना चाहिए नेहा यादव जी, बिकॉज एज इट इज आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, या तो टाइप्स में पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सा टाइप आएगा ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है, और ह्यूमन मेड, और आप लोगों का ये नेचुरल, और आप लोगों से क्या क्या इफेक्ट है इसके वो भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो याद कर लेना, मीन्स थोड़ा सा रिविजन कर लेना। वॉल्केनो में आ गया ना वो अर्थ क्रस्ट वाला आपका, ज्वालामुखी। मैम करंट अफेयर इससे और यूनिट 10 दोनों से आता है, हाँ जी। अब देखो करंट अफेयर जो आएगा ना वो 1 क्वेश्चन ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। दो या और रख लो आप, ज्यादा से ज्यादा 3 आ जाएंगे। इससे अलावा पीपल एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट से आ सकता है, और इसका आपका यूनिट 10 जो है आपका हायर एजुकेशन है वहां से आ सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे बस, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ओनली 1 या 2 क्वेश्चन। A greenhouse gas is a gas that absorb and emit infrared radiation। अब देखो ये वाला कीवर्ड है और ये वाला कीवर्ड है। ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो अवरक्त विकर्ण और अवशोषित और उत्सर्जित करती है। ये कीवर्ड है, ये बहुत बार एग्जाम में यही लाइन उठकर आई है, बहुत बार, अभी बताऊंगी कैसे। वह पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवरक्त ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इसे पृथ्वी की सतह पर वापस भेज देते हैं। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकती है और ग्रह को गर्म करती है।
अब अगर हम बात करें कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो कैसे होती है आपकी, जितनी भी हमारी रेडिएशन आ रही है ना, सूरज की रेडिएशन आ रही है, वो वापिस ना जाकर, ठीक है, वापिस ना जाकर वो यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है इन गैसेज की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, सीएफसी हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रोस ऑक्साइड हो गया, और भी हम पढ़ेंगे, तो उस वजह से होता है जी आपका ग्रीन हाउस गैसेज। ओके, ग्रीन हाउस गैसेज। अब यहाँ पे क्या है आपका, ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकती है और ग्रह को गर्म करती है। Greenhouse gases, in simple terms, gases that trap heat in the Earth atmosphere are known as greenhouse gases, abbreviated GHGs. अब GHGs ये फुल फॉर्म भी पूछी गई है जी एग्जाम में, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ग्रीन हाउस गैस सरल शब्दों में पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने वाली गैसों को, गर्मी को रोकने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। मीन्स की ग्लोबल वार्मिंग जो है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, गर्मी को रोकने वाली गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जाना जाता है, जिन्हें संक्षेप में GHG कहा जाता है। वे ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ताप प्रभाव होता है। गर्मी को रोकने वाली गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है, ठीक है। और ये कौन कौन सी गैसेस है जो गर्मी को रोकेगी, मीन्स कि देखो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये हमारी लेयर सारी, तो यहाँ से जितनी भी सूरज की किरणें आएगी ना, उनको जाना चाहिए था वापस, ठीक है, बट ये यहाँ पे ही रह जाएगी। ये जो जितने भी गैस है ये ऑब्जॉर्व कर लेगी उस चीज को, या फिर यहाँ से जो चीजें ऊपर जानी थी, वायुमंडल में जानी थी, इन गैसेस ने यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, ऑब्जॉर्व करके रख लिया इन गैसेस ने यहाँ पे, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सा दिन, कौन सा दिवस मनाया जाता है, में आता है क्या, मनाया जाता है, इन दो यूनिट को कवर कर लिए तो करंट अफेयर कवर हो। हाँ करंट अफेयर ना, पर ऐसा नहीं आएगा करंट अफेयर, उसके लिए ना आपको ये करंट अफेयर्स ये आएगा कि अभी क्या चल रहा है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलाउंस में है, ठीक है, अलाउंसेस में है, तो अभी क्या चल रहा है, कितना मेगावाट है, कितनी सारी चीजें है, वो आएगा ग्रीन हाउस गैसेज में, कि क्या क्या किया है सरकार ने, क्या क्या किया है, इस टाइप का आएगा। इसके लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। बाकी ये इमेज है, इसको देख लेना यहाँ पे। अब देखो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जून 2023 में यहाँ से इतने क्वेश्चंस आए, और क्वेश्चन पता है क्या थे, जो हमारा कॉमर्स में था, ठीक है, जिस दिन कॉमर्स का एग्जाम था, और आपको पता है सबसे पहले था, ओनली ये पूछा गया था टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बताओ। मैक्सिमम कम से कम 10 to 20 शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए थे, ओनली टाइप्स। और टाइप्स में उन्होंने ना सारे मिक्स कर दिए थे, तो इनको एज इट इज याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइप, जैसे कि आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल हमने पढ़ा, उसमें टाइप भी इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप आपके रिन्यूएबल में आएंगे, कौन से टाइप आपके नॉन रिन्यूएबल में आएंगे। जैसे कि हमारा सैम्पलिंग मेथड था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो यहाँ पे आपको टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना है, एज इट इज इन टाइप को याद करना है, ठीक है। अब इसके आप नोट्स बनाओ, इसका आप जो मर्जी करो, मैंने तो करंट का पढ़ा नहीं है। किसी की शिफ्ट में आया था ग्रीन हाउस गैस, अगर किसी ने अभी जून 2019 का एग्जाम दिया हो, सॉरी जून 2023 का एग्जाम दिया हो, आया था ग्रीन हाउस गैसेस के टाइप, जल्दी से बता दो मुझे यस या नो में। कॉमर्स की पेपर 1 की शिफ्ट में आया था, ओनली टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस पूछे गए थे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, और ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी है, इसके अलावा कुछ और भी दिया गया था जो कि इसका टाइप नहीं था, ग्रीन हाउस गैसेस के टाइप जो नहीं थे। नो, यस चौधरी जो बोल रहे हैं, यस आया था। क्या क्वेश्चन था चौधरी जी, बताओगे आप मुझे, अगर आपको याद है हल्का सा भी। अभिज्ञान मिश्रा नो, सुनीता पाल नो मैम, मैं तो पहली बार दूंगी। ओके मिस अफरीन, पहली बार आप दोगे, ओके। हाँ जी जल्दी से बताओ चौधरी जी, क्या क्वेश्चन था, याद है कुछ आपको, क्योंकि मुझे तो जो याद है टाइप पूछा गया था, और टाइप मिक्स कर दिए गए थे यहाँ पे, ग्रीन हाउस गैसेज में टाइप जो थे वो मिक्स कर दिए थे, और गैसेज भी यहाँ पे मिक्स कर दी की गई थी। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया था, और वाटर वेपर भी आएगा इसमें, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज में वाटर वेपर भी आएगा। जल्दी से बताओ चौधरी जी, स्टार्ट फिर हमें करना है इसको। क्या क्वेश्चन बना था, टाइप्स मैम, टाइप पूछा गया था ना, हाँ टाइप पूछा गया था।
कॉमर्स की शिफ्ट में भी ओनली टाइप पूछा गया था, तो इसको क्या करना है, एज इट इज इसको लिख लेना, और साथ के साथ वाटर वेपर इन्होंने नहीं दिया ना यहाँ पे, नहीं, वाटर वेपर भी आपका ग्रीन हाउस गैस का ही है, ठीक है, ये भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी, वाटर वेपर। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करके आते हैं, वाटर वेपर पे टिक करके आते हैं, क्योंकि ये पूछा गया था विच वन इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस, तो उसमें था वाटर वेपर करके है मैक्सिमम स्टूडेंट, जबकि वाटर वेपर भी आपका ग्रीन हाउस गैस में ही आता है। ओके, होम साइंस में, राइट, ओके। अब देखो, सेवरल मेजर ग्रीन हाउस गैसेज दैट रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन यूएसए एंड इंटरनेशनल एस्टिमेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड होगी आपकी ग्रीन हाउस गैस CO2, मीथेन होगी आपकी CH4। अच्छा, मीथेन जो है आपकी ये कलरलेस और कौन सी गैस है ये कलरफुल गैस है आपकी कि कलरलेस गैस है, बताया था मैंने, जल्दी से बताओ, और साथ में बताओ ये कौन सी गैस है आपकी, मीथेन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हमने किए थे उस टाइम मैंने बताया था आपको CH4। और इनके ये भी याद कर लेना, इनके फॉर्मूले CO2 CH4 N2O एन। एग्जाम में ना अगर पिछली बार आपसे पूरा पूरा दिया होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, इंडस्ट्रियल, ये HFCP, और इस बार आपसे ओनली ये भी दिया जा सकता है CO2 CH4 N2O और आपका HFC, ऐसे करके पूछा जा सकता है, बताओ इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है कौन सी नहीं है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि CH4 मीथेन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है आप लोगों का, ये सारी चीजें कलरलेस है, हाँ जी कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, ये साथ के साथ थी, ठीक है, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, और साथ में ये कौन सी गैस है आपकी, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है ये, क्लियर है। जैसे कि गोबर वगैरह में जो हीट होती है ना, गोबर में जो हीट होती है नेचुरल गैस है, हाँ जी। नाइट्रोस ऑक्साइड होगी आपकी N2O। इंडस्ट्रियल गैसेस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये खतरनाक है, ये वाली बहुत डेंजरस है, ये बाकी तो ये वाली बहुत अच्छी है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन होगी आप लोगों की, ये आपकी अच्छी है, बट आपकी खतरनाक गैस है जी आप लोगों की ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये एक और चीज बतानी थी मुझे आपको, ओके, ठीक है, ठीक है, अभी बताती हूँ इसके, ये भी पूछा गया, एक पर फ्लोरोकार्बन होगी आपकी, एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड होगी आपकी, और एक नाइट्रोजन ट्रिफ्लोराइड होगी, ठीक है, ये याद कर लेना, HFCS PFCS SF6 NF3, ये भी इंपॉर्टेंट है सारा, ठीक है, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ, ये सारा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस कितने प्रकार की होती है, मानव गतिविधि से उत्पन्न होने वाली कई प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें यूएसए में शामिल है, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के अंतर्राष्ट्रीय अनुमान, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मीथेन नाइट्रोस ऑक्साइड औद्योगिक गैसेस, ये ज्यादातर आपकी जो खतरनाक गैसेस है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होगी, परफ्लोरोकार्बन होगी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होगी, एंड आपका नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड होगी, ठीक है, इनको भी याद कर लेना, अरेंज भी करने को दिया था, हाँ जी वही बताने लगी है मैं। अब देखो अगर हम अरेंज की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी आपकी, CO2, और इस तरह से बनेगा इसका, ठीक है, इसके बाद कौन सी हो जाएगी आपकी, मिथेन CH4, इसके बाद कौन सी हो जाएगी आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अभी एक और चीज भी बताऊंगी मैं आपको इसमें, और इसके बाद कौन सी हो जाएगी आपकी, ओजोन, और इसके बाद कौन सी हो जाएगी आपकी, N2O नाइट्रोस ऑक्साइड। अगर CFC 12 करके दिया होगा तो ये सबसे कम होगी जो कि लास्ट में आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, CFC अगर 12 दिया होगा, अगर ओनली CFC है, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, एग्जाम में पूछा ओनली CFC है, तो आपका आ जाएगा ये तीसरे नंबर पे, सबसे ज्यादा CO2 है, उसके बाद मीथेन है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद ओजोन है, उसके बाद N2O, ठीक है, ये इसका सिक्वेंस रहने वाला है। अगर CFC 12 दिया होगा तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगी, कैसे आएगी फिर, CO2, फिर आएगी आपकी CH4, फिर आएगी आपकी O3, फिर आएगी आपकी N2O, एंड फिर आएगी आपकी CFC 12। ये पूछा गया एग्जाम में, क्लियर है सबको, अरेंज भी करने को दिया था, हाँ जी, ओके जी।
हाँ जी, ऑल इंडस्ट्रियल गैसेज हैव हजार्डस इफेक्ट ऑन इंटायर एनवायरनमेंट। हाँ जी, अभिज्ञान मिश्रा जी। आया किसी ऑर्डरलेस एंड कलरलेस मीथेन और नेचुरल गैस। ओके, अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सप्लेनेशन है जी। यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट है इसके। अ ग्रीन हाउस और अ ग्लास हाउस इज अ क्लोज्ड ग्लास स्ट्रक्चर इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन रेगुलेटेड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस एक बंद ग्लास संरचना है जिसमें पौधों को विनियमित जलवायु परिस्थितियों में उगाया जाता है। In such a structure, the solar radiation passes through the glass and is absorbed by the floor, earth and other contents inside. ऐसी संरचना में सौर विकिरण कांच से होकर गुजरता है, मीन्स की सूरज की किरणें, और फर्श, पृथ्वी और अंदर की अन्य सामग्री द्वारा अवशोषित हो जाता है, मीन्स की वो वापस नहीं जाने देगा, वो वहां पे ही रहेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ऑब्जर्व कर लेती है ना, वो इन्वायरमेंट में कुछ जाने देगी, इन्वायरमेंट से लेगी वो, ठीक है, हीट को लेगी, बट वो वापस नहीं जाने देगी इन्वायरमेंट में। वही होती है आपको ग्रीन हाउस गैसेज, जो हमने टाइप्स पढ़े हैं सारे। ठीक है, अंदर के अन्य सामग्री द्वारा अवशोषित हो जाता है, ये कीवर्ड है अवशोषित, अवशोषित। ठीक है, solar radiation passes through the glass and is absorbed by the floor, earth and other contents inside. They in turn become warmer and radiates the energy is infrared heat radiation which is of longer wavelength. बदले में वे गर्म हो जाते हैं और ऊर्जा को अवरक्त गर्मी विकरण के रूप में पुनः प्रसारित करते हैं। ये पुनः प्रसारित, ये भी इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है ये भी, जो लंबी तरंग दैर्ध्य की होती है। दिस रेडिएशन, आपने वो देखी है जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, मीन्स की जहाँ पे वो सब्जियां उगाई जाती है और वो ऐसा करके, कौन सा बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता, पॉली हाउस, पॉली हाउस बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, सीक्वेंस बता दिया वैसे मैंने। ये लो यार सीक्वेंस, ये है सीक्वेंस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे ज्यादा ग्रेटर देन, फिर CH4 मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर ओजोन 3 एंड आपका उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगर CFC हमारे पास 12 दिया होगा तो ये लास्ट में आ जाएगा, फिर ये सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा अगर CFC 12 दिया होगा, बस ये इसका सीक्वेंस है। ये पूछा गया एग्जाम में और नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है। अगर सबसे ज्यादा गैस कौन सी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी आपकी। ठीक है, सबसे ज्यादा, उसके बाद मिथेन, उसके बाद क्लोरोफ्लोरो, फिर ओजोन, फिर N2, CO2, CH4, CFC, ओजोन और CFC 12। हाँ, अगर होगा तो लास्ट में। क्लियर है जी सभी को। पॉली हाउस बोलते हैं शायद उसको, है ना, पॉली हाउस बोलते हैं। तो वहां पे भी गैसेस होती है जिस वजह से वो जो सब्जियां है वो बढ़ रही होती है, मीन्स की अब मान लो सीजन, विदाउट एनी सीजन भी वहां पे सब्जियां उगाई जाती है 12 महीने, मीन्स की कुछ सब्जियां ऐसी होती है ना जिनका सीजन होता है कि वो उसी उसी सीजन में होगी, बट इन गैसेस के थ्रू उन सब्जियों को उगाया जाता है 12 मंथ। ओके, ओके जी। और this radiation cannot escape from the glass since glass cannot transmit infrared radiation, thus the temperature inside the greenhouse gases increase। अब यहाँ पे क्या है, यह विकिरण कांच से बाहर नहीं निकल सकता। अब देख लो, नहीं निकल सकता है क्योंकि कांच अवरक्त विकिरण संचारित नहीं कर सकता, इस प्रकार ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। यह ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है। क्लियर है, ऑब्जर्व कर लेगा ये, ना तो ये इन्वायरमेंट में मीन्स की ये सन की रेडिएशन तो लेगा, बट वहां से वापिस नहीं कुछ जा सकता, वो अंदर ही उसको ऑब्जर्व कर लेगा। किन के थ्रू, इन गैसेस के थ्रू। और कौन कौन सी गैसेस पड़ी है जी हमने, वो कौन कौन सी है जी आपकी ये गैसेस, ये वाली। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, इंडस्ट्रियल गैसेस, ये है वाली आपकी जो हार्मफुल है, जो खतरनाक है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको कर लेना। आज के आज ही नोट्स बना लो और अपनी दीवार पर जहां पे भी चिपकाने चिपका लो, मीन्स आपको ये पता हो कि ये टाइप्स है ग्रीन हाउस गैसेस के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके जी। पॉली हाउस, आर्टिफिशियल एग्री, हाँ जी पॉली हाउस होता है वो, आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे, तो वहां पे भी इन गैसेस का यूज किया जाता है और ऑब्जर्व करके रखा जाता है। सूरज की जितनी भी किरणें आ रही है, रेडिएशन आ रही है, उनको ऑब्जर्व करके रखा जाता है, उसको इन्वायरमेंट में वापस नहीं जाने दिया जाता। एक और चीज, वाटर वेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ग्रीन हाउस गैस है।
लिख लेना इसको साथ के साथ, क्योंकि अभी जब हमारे पास जून में जो 2023 में एग्जाम हुए थे ना, तो मैक्सिमम ने वाटर वेपर को बोला था कि ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, मीन्स यहाँ पे टिक लगाया था, जो कि गलत हो गया था। वाटर वेपर इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। मैंने देखा है गाँव में लोग इस तरह से करते हैं सब्जियों का। हाँ, गाँव में ऐसा होता है, उसके लिए गवर्नमेंट पैसा देती है पॉली हाउस के लिए। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच, और बाकी कल करते हैं हम। ठीक है, बाकी कल हम करेंगे आप लोगों का, क्या करेंगे कल? देख लेते हैं, 1 मिनट। अभी 9 PM की क्लास है, तो ज्वाइन हो जाना प्लीज, ठीक है। इजी लग रहा है पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की टफ लग रहा है? बताओ मुझे कैसा लग रहा है, इजी है कि टफ है? ये हो गया हमारा नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हो गया है, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर। अच्छा ये बताओ मुझे क्या करना है, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर करना है कि फिर आप लोगों ने मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट और ये सारी चीजें करनी है? नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब रहता है हमारा नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रहता है, नेशनल एक्शन प्लान हमारा हो चुका है जी, ठीक है, ये भी हो गया है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड एफर्ट, ये वाला रहता है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तो करना ही है हमने, पेरिस क्योटो कन्वेंशन, ये तो हमारा एक दिन में हो जाएगा सारा, एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, वैसे तो एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। दो, देखो मैंने कैसे लिखा, दो, ज्यादा से ज्यादा 2 days में। हाँ जी, यस मैम, इजी ही लगता है जब तक आप पढ़ाते हो, उसके बाद सर घूमने चक्कर खाए। कीवर्ड से कर लिया करो ना याद, लिख लिया करो अपने पास, जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एमडीजी, एसडीजी, और आप लोगों का मैम प्रोटोकॉल से हर बार क्वेश्चन बनता है। ओके जी, ठीक है, कन्वेंशन करवा दीजिए। कन्वेंशन फिर लास्ट में सोचा है ना मैंने कि कन्वेंशन लास्ट में करवा दूंगी आप लोगों को। अभी नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर कर लेते हैं कल, ठीक है। नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर सीक्वेंस वाइज चलेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फिर ये सारी चीजें। 2 दिन लगेंगे इसमें, 2 days। ग्रीन हाउस गैसेस में बोला था, पॉली हाउस जो होता है ना मेगा जी, उसमें क्या होता है ना कि उसमें ना जो सन की रेडिएशन होती है ना, वो ऑब्जर्व कर लेता है, मीन्स कि देखो ये है ना हमारा, जब पृथ्वी पे आएगी ना सन की रेडिएशन, तो ऐसे आती है, वो ऐसे करके वो वापस भी जाती है वहां से, ठीक है, वापस भी जाती है। बट जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ये ऑब्जर्व कर लेती है, ये वापस नहीं जाने देती इन्वायरमेंट से, कुछ भी चीज वायुमंडल में नहीं जाने देती है ग्रीन हाउस गैसेज। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं फिर 9 PM, कल कर लेंगे, फिर हम नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर करेंगे कल, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम बाकी चीजें, मॉनिटरल प्रोटोकॉल, रियो समिट, ये सारी कन्वेंशन, उसके बाद करेंगे।